हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्रवेश साइंस सीयूईटी 2.0 बैच में विद योर चैप्टर जिसका नेम है बायोमोलिक्यूल्स। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बच्चे प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। सीयूईटी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आई वुड से अब तो ये मान के चलो भी 20 to 25 डेज ही हम लेकर के चल सकते हैं जो कि हमारे पास बच गए हैं। वो भी मैं 20 डेज बोल रही हूं पर देखा जाए तो आज 17 हो गई है और गिनती के मैं अगर इस मंथ की बात करती हूँ तो 13 डेज आर लेफ्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर आप सोच करके भी चलते हो तो 2 हफ्ते बाकी हैं बेटा। उसके बाद तो आप कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैराथन्स देख रहे होगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रिपरेशन कर रहे होगे पेपर को लेकर के। मतलब तब कुछ आप एक्स्ट्रा तो नहीं कर पाओगे बट ऑब्वियस है। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा। आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ कैसे हैं सभी, है ना? तो सैटरडे के बाद अब सीधा मुलाकात हो रही है आज फिर फ्राइडे को एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, हाँ जी बेटा, मैंने रिकॉर्डेड बोला था बट मुझे सभी स्टूडेंट्स के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे, मैम प्लीज लाइव ले लो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बहुत बच्चों ने बोर्ड्स के टाइम पर इस चैप्टर को स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो आई थॉट rather than going with the recorded, let's start with the live session। लाइव सेशन में ही इसको कवर अप करते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी रहने वाला है जो कि मैंने आपको बोला था एक एक्स्ट्रा सेशन हम रखेंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ऑफ ऑल दी चैप्टर्स टिल डेट। हमारे जो 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ये 5 चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन दी नेक्स्ट वीक, वो डेट आपको पता चल जाएगी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज तक ये चैप्टर समझ नहीं आया तुम लोगों को, कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक दी चैप्टर इजी फॉर यू पीपल। आप लोगों को बस नोट्स को डाउनलोड कर लेना है और बार बार रिविजन करनी है। ठीक है, मिस्ड यू मैम। बेटा जी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये तो चलता ही रहेगा, अभी आपने आगे कॉलेज में जाना है तो अलविदा तो आपको हमें कहना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। शैल वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन? रेडी एवरीबॉडी? ब्रेकफास्ट करके आए हैं सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? हाँ जी, प्लीज अगर किसी ने खाना नहीं खाया है अपनी हेल्थ को सीरियसली कंसिडर किया जाए बेटा। एक बार भी अगर आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, पूरा हफ्ता बर्बाद हो जाएगा। और 2 हफ्ते रह गए यार, ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। ओके, बहुत याद आई। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज सेशन। तो मेरा बच्चा, सबसे पहली बात तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी टॉपिक्स, ऑल दी सेगमेंट्स विद रिगार्ड टू दी चैप्टर बायोमोलिक्यूल। हम बायोमोलिक्यूल के रिगार्ड में जो जो टॉपिक्स हैं उन सबको कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो बेटा जी, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगर मैं सीयूईटी के पेपर की बात करती हूँ तो सीयूईटी के पेपर के अंदर बेटा जी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला सेगमेंट है यार, यहां से सवाल आता ही आता है बेटा, तो प्लीज डू नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट। ऐसे विटामिन एक आपका ऐसा टॉपिक है जहां पे टाइप्स ऑफ विटामिन से आता है, तो मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसे सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस सेट ही बैठे हैं भी यार, यहां से तो आना ही आना है। ठीक है मैम, एट 12 वी हैव आवर जीएटी क्लास। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरी क्लास तो सैटरडे से ही अलाइंड है। सैटरडे को ही नोटिफिकेशन मैंने टीम को भेज दी थी भी आज क्लास होगी, तो मुझे नहीं लगता 12 बजे क्लास है। आपसे हम सब कैसे मिल सकते हैं? आनंद बेटा, आप सब मिल सकते हैं मुझसे जब आपका मन करे तभी, लेकिन मैं चाहूंगी भी आप जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, अच्छे से पहले अपना पेपर क्लियर कर लो, फ्री हो जाओ, रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे। बाकी मैं सेंटर पे भी विजिट करने आऊंगी। ठीक है मैम, है क्लास जीएटी की? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अभी तो पढ़ लो ना, 12 बजे क्लास है, अभी तो नहीं है, अभी तो 11:20 हुए हैं, एटलीस्ट स्टडी तब तक तो पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर बातें जितनी भी हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, जो दुख है, जो दर्द है, वो आप आराम से मुझसे बाद में बात करना, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला सेगमेंट आता है, दैट इज गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये सारे सेगमेंट्स अलाइंड है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड्स की जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं, और अगर हम इसको और डिटेल में जानना चाहें जो हमारी बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ से एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकता है, ठीक है जी। मैंने आपसे क्या बात करी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स बेटा, सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब आप यहाँ पर इसके नाम में देख पा रहे होगे, पहले के समय में जो साइंटिस्ट थे इसको कहते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरीके से बोला जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये माना जाता था भी कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली हमारा ये मॉलिक्यूल्स होंगे इन सभी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, ये बेसिकली बोला जाता था बिकॉज दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि इसका अगर एक जनरल फॉर्मूला मैम हम लिखना चाहें तो मैम ये जनरल फॉर्मूला इन कार्बोहाइड्रेट्स का हो सकता है, ठीक है। अब इसी के अंदर बेटा अगर मैं आपको बोलती हूँ भी हम इस एक्स एंड वाई की वैल्यूज अगर पुट करते हैं, चेकआउट करते हैं भी क्या सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो कैसे पता चलेगा बेटा जी। देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू 2 पुट करती हूं तो मुझे मिलेगा C2H2O और यहां भी 2। इसको रीअरेंज करके लिखें तो C2H4O2, या फिर इसको रीअरेंज करके लिखा जाए तो इसको हम CH3COOH करके भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स मैम ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये जो हमें मिला जब हमने x एंड y की वैल्यू 2 पुट करी, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जबकि क्या है बेटा आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैम मैं ये कह सकती हूँ भी ये जो फॉर्मूला है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी कंपाउंड्स। जी बिल्कुल सही, ये सभी कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल एक्सेप्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर मैं वैल्यू पुट कर रही हूं तो जरूरी नहीं है जो मुझे प्रोडक्ट मिले वो एक कार्बोहाइड्रेट हो। तो मैम इसका कुछ और एग्जांपल, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल बेटा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यू 6 पुट करी तो मुझे यहाँ से इसको रीअरेंज करने पर मिलता है C6H12O6 बेटा, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। फ्रक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जबकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी ये फॉर्मूला कुछ सर्टेन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है और कुछ सर्टेन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल बेटा जी ये नहीं है। तो मैम व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन तो एप्लीकेबल ही नहीं हुई क्योंकि ये इस जनरल फॉर्मूला को सभी कंपाउंड्स फॉलो ही नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठता है तो कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करती है बेटा, है ना, जो इनको डिफाइन करेगी बच्चा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए बहुत एक इजी बेसिक डेफिनेशन है, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, these are optically active polyhydroxy aldehydes or ketones which may or may not further hydrolyze, फर्दर हाइड्रोलाइज। क्या बोला मैंने, ये कैसी डेफिनेशन है मैम, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए बेटा। मैंने ये बोला ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब मैम ये आपने ऐसी बातें बोल दी हैं जो हमने आज तक जीवन में ढंग से पढ़ी ही नहीं है, तो हमें कैसे समझ आएगा इसका। पैसे समझिए, एक ऐसी लाइट जो एक सिंगल डायरेक्शन में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मान लीजिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ऐसे कुछ लाइट्स प्रेजेंट है, ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं रोटेट करवा देती हूँ बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट करवा दूं या ऐसे रोटेट करवा दूं, तो वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं नेचर में। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा दे, जी उसे क्या कहते हैं मैम, उसे कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में बेटा, ठीक है,
लेफ्ट डायरेक्शन वाले को लेवियो रोटेटरी कहा जाता है, राइट वाले को डेक्स्टो रोटेटरी कहा जाता है। अभी इसको आगे डिटेल में भी आपको समझाऊंगी। इसके बाद आगे देखिएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी, और हाइड्रोक्सी आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था, OH ग्रुप को कहते हैं। तो यानी ऐसे कंपाउंड जो PPL को लेफ्ट या राइट में रोटेट करे, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स हो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा या तो उसमें बेटा कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, या उसमें कौन सा ग्रुप होगा बच्चा, कीटोन, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। तो अभी तक डेफिनेशन में हमने देखा ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि PPL को लेफ्ट या राइट में रोटेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज हमने यहाँ पर देखी पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। थर्डली हमने ये देखा भी इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है, या तो इसमें कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइज हो भी सकते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं भी हो सकते। अगर ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये हाइड्रोलाइज नहीं होते तो ये खुद भी क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। कहानी समझ आई। एक सिंपल सटीक सा एग्जांपल लेकर के चलती हूँ। ऐसे कंपाउंड्स का जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करते, जैसे कि मैम ग्लूकोज हो गया, जैसे कि मैम फ्रक्टोज हो गया, बेटा ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करते। अब बात करती हूँ एक कंपाउंड की जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यानी कि मैम ऐसे कंपाउंड जो फर्दर हाइड्रोलाइज करें वो भी कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें वो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। सो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तीन चीजों का हमने ध्यान रखा, ऑप्टिकली एक्टिव, सेकेंड चीज जो हमने ध्यान रखी पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप है। थर्ड चीज जो हमने ध्यान रखी बेटा वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर वो कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब बेटा जी यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को आप कैसे क्लासिफाई करते हो इसको समझने की जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन तीन तरीके से की जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप तीन तरीके से बच्चा क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है मोनोसेकेराइड्स, दूसरी आती है ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरी आती है बेटे पॉलीसेकेराइड्स। क्या बोला मैंने मैम, सबसे पहले कैटेगरी में जो आएंगे इन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। सबसे पहले आते हैं मोनोसेकेराइड्स, फिर बेटा हमारे पास आते हैं जिसे हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं। एंड देन बच्चा हमारे पास आते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अब इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मोनो का मतलब होता है 1, ओलिगो का मतलब यहां होगा 2 से लेकर के 10 यूनिट, और पॉली का मतलब होगा 10 से ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है, फाइन है। ध्यान से देखिएगा, मोनो का मतलब क्या होता है 1, सेकेराइड का मतलब यूनिट। ऐसे ओलिगो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ओलिगो का मतलब 2 से लेकर के 10 यूनिट, ठीक है। और पॉली का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, पॉली का मतलब हो जाता है मैम मैनी, बहुत सारे। तो बेटा जब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की जाएगी तो इन तीन तरीके से की जाएगी, यानी ऐसे कंपाउंड्स मैम जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि खुद ही कार्बोहाइड्रेट है, मोनो मतलब एक ही है, उसके आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, which do not further hydrolyze, which do not further hydrolyze, भाई जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस आप नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वन ऑफ द एग्जांपल वाज ग्लूकोज, अनदर वाज फ्रक्टोज, जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था। अब बात करते हैं बेटा ओलिगोसेकेराइड्स की। तो ओलिगोसेकेराइड्स बेटा जी वो सेकेराइड्स होते हैं जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर हमें 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देखने को मिलते हैं। यानी कि हो सकता है यहाँ पर 2 ही हमें प्रोडक्ट मिले, हो सकता है 3 प्रोडक्ट मिले, हो सकता है 4 मिले, हो सकता है 5 मिले, हो सकता है 10 मिले। तो यानी कि 2 से लेकर के 10 यूनिट जब आपको मिल जाते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड में आते हैं। उनको भी आप फर्दर ऐसे नामकरण कर सकते हो जैसे डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, इस तरीके से। डाई का मतलब 2 यूनिट बनना, ट्राई का मतलब 3 बनना। तो ये सब किस कैटेगरी में फॉल करेगा बेटा, ओलिगो में फॉल करेगा। तो ओलिगो में हमने क्या बोला मैम, विच फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट अगर हमें ये दे देते हैं। बेटा इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, दैट वाज सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जब आपने करवाई तो आपको यहाँ से 2 यूनिट मिलते हैं, एक मिलता है जी ग्लूकोज का, दूसरा मिलता है बेटा फ्रक्टोज का। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है लैक्टोज। लैक्टोज की फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो अगेन आपको 2 यूनिट मिलते हैं। कौन से 2 यूनिट मिलते हैं, ग्लूकोज
और बेटा गैलेक्टोज मिलता है, यानी ये भी एक तरह का क्या है, डाइसेकेराइड है, जिसको हम ओलिगोसेकेराइड में बोलते हैं। तीसरा बेटा एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज माल्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होने पर भी आपको 2 यूनिट मिलते हैं और दोनों के दोनों यूनिट इस बार ग्लूकोज होते हैं। तो बेटा ये आपके एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे जी, ओलिगोसेकेराइड्स में आ जाएंगे, जहां 2 से 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया है बेटा, फाइन है जी। चलिए पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलिसिस होने पर, यानी मेनी मोनोसेकेराइड्स आर ऑब्टेन्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, मतलब 10 से ज्यादा, अनगिनत, बहुत सारे। ठीक है, तो मैम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सब एग्जाम्पल किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे। दीज ऑल लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो बेटा इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन किस तरीके से वो हाइड्रोलिसिस करेगा, कितने नंबर में वो हाइड्रोलिसिस करेगा या वो हाइड्रोलिसिस ही नहीं करेगा। आई होप सो सभी को ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई है, सो दैट आई कैन नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्या मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलूं? अगर सभी स्टूडेंट्स को इतना पार्ट क्लियर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी तक मैंने आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की एक जनरल डेफिनेशन बताई, एक फॉर्मूला बताया जो सब पे एप्लीकेबल नहीं है, जनरली हम उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं। उसके बाद मैम या तो इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या इनमें कीटोनिक ग्रुप होता है। ये फर्दर हाइड्रोलिसिस कर भी सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं भी कर सकते। इसी पे मैम हमने क्लासिफिकेशन की भी, अगर ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करते तो मोनोसेकेराइड्स है, करेंगे तो 2 से 10 यूनिट देंगे तो ओलिगो है, और उससे ज्यादा देंगे तो जी पॉली में चले जाएंगे। इजी। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आप यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखते हैं भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगली क्लासिफिकेशन है भी कितने कार्बन है। अगर 3 कार्बन आटम है आप इसके लिए ट्रायोज लिख देते हो, 4 कार्बन आटम है आप इसके लिए टेट्रोज लिख देते हो, 5 कार्बन आटम है आप इसके लिए पेंटोज लिख देते हो, ठीक है, 6 कार्बन आटम है आपके कंपाउंड में आप इसके लिए हेक्सोज लिख देते हो। अगर आपके कंपाउंड के अंदर बेटा जी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप है मैम, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेटा आप लिखोगे एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो, अपने पास क्या हो जाएगा जी, हेक्सोज। कौन सा ग्रुप मैम, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो इन्हीं के आगे एल्डो आ जाएगा, एल्डो ट्रायोज हो जाएगा मैम, एल्डो टेट्रोज हो जाएगा मैम, एल्डो पेंटोज हो जाएगा मैम, एल्डो हेक्सोज हो जाएगा मैम। इस तरीके से मैम हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पहली बात कितने कार्बन आटम है, दूसरी बात कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मान लो मैम उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, उसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो बेटा इसी के आगे कीटो आ जाएगा, यानी कि कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। इस तरीके से बच्चा क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन होती है। इजी है, हाँ जी इजी है बच्चे, सभी को कहानी समझ आ रही है, कुछ भी अभी तक मुश्किल लगा। डन है बेटा, फाइन है, चलूं आगे। ठीक है मैम, एक और तरह से क्लासिफिकेशन आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम बेटा बोलते हैं भी ये किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, आर दे रिड्यूसिंग शुगर या फिर ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो एक और कैटेगरी क्या आती है मैम, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और एक हमारे पास आता है जी जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे देते हैं उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे पाते हैं उन्हें हम कहते हैं जी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर हुई। रिड्यूसिंग शुगर कौन है मैम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, जो हमने एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ा था। नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ, हाँ जी। तो क्या लिखेंगे मैम, which reduces
विच रिड्यूसेस टॉलेंस टेस्ट। बेटा जो टॉलेंस टेस्ट देता है, जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, वो कौन है मैम? वो रिड्यूसिंग शुगर है। और जो ये टेस्ट नहीं देता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग का वन ऑफ द फेमस एग्जांपल हमारे पास है जी सुक्रोज। कौन है जी? सुक्रोज। या एग्जांपल लिखना है तो बेटा आप लिख सकते हैं माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया इन द रिड्यूसिंग वन। ठीक है, चले आगे। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आए हैं सीयूईटी के पीवाईक्यू में, आप देख सकते हैं। ऐसा कौन सा डाइसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है नेचर में? तो दैट इज सुक्रोज, क्योंकि लैक्टोज और माल्टोज डाइसेकेराइड्स है, बट ये कैसे है मैम? रिड्यूसिंग है। तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा डाइसेकेराइड है मैम? सुक्रोज। बेटा इस पे सवाल आपके सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, और इस साल भी आने की संभावना, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। डन हो गई क्लासिफिकेशन, बेटा यहीं पर एंड होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे पहला पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी ग्लूकोज। सबसे पहला पार्ट दैट इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हर साल सवाल आता ही आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक जिसका नाम है जी ग्लूकोज। तो शुरू करते हैं ग्लूकोज से। पहली बात तो ग्लूकोज के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। ग्लूकोज क्या होता है बेटा? ग्लूकोज को कहते हैं एल्डोहेक्सोज। क्या कहते हैं मैम? ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोहेक्सोज बेटा जी? एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज मतलब इसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या बोला मेरे बेटा? मैंने कहा एल्डोहेक्सोज, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन एटम है। अभी क्लासिफिकेशन की थी जी। इसका क्या फॉर्मूला होता है मैम? इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और इसके बारे में बताओ बेटा। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर में। कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। बेटा देयर वर 2 वेज, एक था अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना, एक था जी उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करना। अगर कोई भी कंपाउंड पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेटा राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो जाता है नेचर में। कैसा हो जाएगा मैम? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो यहां लिखना है तो लिख भी सकते हो, पीपीएल रोटेट्स टू राइट डायरेक्शन राजे। ठीक है, अच्छा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या नहीं है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड को स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कृपया ध्यान दें, यहां पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए कैपिटल डी का यूज नहीं करोगे। अगेन अ सीयूईटी क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अ सीयूईटी क्वेश्चन बेटा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या तो स्मॉल डी से लिखोगे या पॉजिटिव सिंबल, इन दोनों में से कोई और सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। तो ये बेसिक बात है मैम, आपने हमें ग्लूकोज के बारे में बताई। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो बेटा ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, क्या है? 2 मेथड, आइए समझते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बच्चा आपने अभी सुना था, जिसका नाम है सुक्रोज। बेटा सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होने पर बेटा आपको मिलता है ग्लूकोज और आपको मिलता है बच्चे फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6, C6H12O6, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। इसमें एल्डिहाइड है तो भाई इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत आसान है मैम, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करोगे आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सीयूईटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज बेटा जी हम स्टार्च की मदद से ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। सीयूईटी में इसके फॉर्मूला पर क्वेश्चन आया था, C6H10O5। बेटा स्टार्च की मदद से आप n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर सकते हो, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टार्च के फॉर्मूला पर सीयूईटी से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, यहां पर इस साल भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। C6H10
O5 इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्च से आप ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ठीक है, अब बेटा नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है बेटा एविडेंसेस फॉर ग्लूकोज स्ट्रक्चर। मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बना है, तुम्हें कैसे पता उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा ये बताओ, अगर आपने बोला ये पॉलीहाइड्रोक्सी होता है तो कितने OH ग्रुप्स हैं, हम कैसे जानते हैं इनके बारे में, क्या क्या एविडेंसेस थे जो साइंटिस्ट ने प्रूव किए। तो इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अगेन अगर आपने बोर्ड्स का एग्जाम अभी दिया है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा भी बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से अगेन क्वेश्चन आपसे CUT में पूछते हैं। तो ग्लूकोज का पूरा सेगमेंट जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। नोटेड एवरीबॉडी, आगे चलू, एविडेंसेस वाले पार्ट पे बढ़ सकती हूँ बेटा। आई होप सो अभी तक हर बच्चे को चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ आ रही होंगी। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं लग रहा होगा। ओके जी, ओके बच्चे, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या एविडेंसेस है, आइए इसको देखते हैं। आइए बेटा जी एविडेंसेस को स्टडी करते हैं, एविडेंसेस के बारे में जानते हैं। पहला एविडेंस कहता है भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। हमें इतना पता है, हम इतना जानते हैं। हाँ जी मैम, ग्लूकोज से क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। बिल्कुल बेटा, बोर्ड्स में, नीट में, जेई में, बात करती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे CUT में हमेशा ग्लूकोज से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक से ज्यादा सवाल भी आ जाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ठीक है, नोट्स बनाने हैं क्या? वाह मेरा बच्चा, वेरी गुड बेटा। क्लास को आधा घंटा हो चुका है और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं नोट्स बनाने हैं क्या? बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू। आप मेरे साथ साथ अगर मैं एक ही चीज को इतनी बार करवा रही हूँ, जब मैं नहीं थक रही हूँ तो मेरे स्टार्स कैसे थक सकते हैं? मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई। ये किस चीज का आलस है भी मैम लिख रही है, सुन लेते हैं, काम हो जाएगा। बिना लिखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं याद होगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, एक हफ्ता याद रहेगी फिर भूल जाओगे। तो लिख लिख कर जो चीज हमें याद होती है वो ज्यादा समय तक, लॉन्गर ड्यूरेशन तक, साइंटिस्ट प्रूवन फैक्ट है, याद रहती है। दैट्स इट। लिखोगे तो तुम्हारी भलाई है बेटा। अब तो गिनती के कितने दिन रह गए हैं? 15 दिन भी नहीं रह गए मुझे ऐसा लगता है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप सोचिए इस बारे में, और आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो लिख लिख कर उसे याद करें। ठीक है, टेंशन हो रही है मैम, सॉरी। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, तुम लोग इतना लोड मत लो, सॉरी वॉरी मत लिखा करो बेटा। मैं जनरल एक बच्चे के थ्रू मैं बहुत सारे बच्चों को मैसेज कन्वे करती हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी जैसी ही हूं तो मुझे सॉरी मत बोलो। चलो, ऑलरेडी रिटन मैम, हाँ बस यही है, ऑलरेडी रिटन। प्रैक्टिस मत करना लिख करके, वही तो समझा रही हूँ। पेपर में नहीं याद रहती चीजें बेटा, वो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल होता है, आप चीजें भूल जाते हो, पर जो चीज याद करके लिखते हो ना वो याद रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। चलो करें आगे, आ जाइए। तो बेटा एविडेंसेस की मैंने बात करी, तो सबसे पहले एविडेंस क्या है मैम? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। बेटा सेकंड एविडेंस यहाँ पर यह आता है, जब हम ग्लूकोज की प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को लंबे समय तक बेटा जी जब हम हीट करते हैं HI के साथ, क्या बोला मैंने? HI के साथ लंबे समय तक जब हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब होता है मैम लंबे समय तक हीट करना। किसके साथ बेटा? HI के साथ। जब आपने HI के साथ इसको हीट किया, यहां से क्या मिलता है? ये आपको N-हेक्सेन दे देता है। इससे क्या प्रूव हुआ मैम? एक बार ध्यान से सुनना। ग्लूकोज का एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो CHO लिख दिया, यहां लिख दो CHOH 4 टाइम्स, यहाँ लिख दो CH2OH। ये एक जनरल मैं फॉर्मूला लेके चल रही हूँ भी, शायद कुछ ऐसा दिखता होगा जनरली। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मैंने इसको लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय तक HI से हीट किया, मुझे यहाँ से N-हेक्सेन मिलेगा। हेक्सेन क्या हुआ मैम? एक तरह से हमारा एल्केन हुआ। हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन आटम, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड में वो सभी अटैच्ड है। तो मैम यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 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 CH3, ऐसा कुछ मिलेगा। ये मुझे क्या कंफर्म कर रहा है? ये मुझे क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है भी 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, और 6 के 6 कार्बन एटम्स जो है वो एक स्ट्रेट चेन में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। यानी कि ये एविडेंस हमें सिद्ध करता है जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैम वहां पर आपको स्ट्रेट चेन देखने को मिलती है 6 कार्बन एटम्स की। तो पहले एविडेंस से आपको क्या पता चला? प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने पर बेटा
बेटा जी यहाँ पर टोटल 6 कार्बन आटम्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब जाकर के आपको यहाँ पर एन स्ट्रक्चर मिला। आइसोनियो का मतलब याद है, ब्रांचिंग जिसमें होती है, एन का मतलब जो बेटे स्ट्रेट चेन होता है। क्वाइट इजी। चल सकते हैं नेक्स्ट एविडेंस पे, अगले पेज पे। अगर आप सभी ने इतना कर लिया तो बता दो यार फटाफट से। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से बता दो। डन बच्चा। चलिए चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एविडेंस। अब हमने ये तो देख लिया 6 कार्बन एटम्स है, स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। अब हम ये देखेंगे भी इसमें ग्रुप कौन सा है। तो बेटा एल्डिहाइड या कीटोन जानने से भी पहले मैम हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप है। आपको याद है जब मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू इन दी वेरी स्टार्ट भी बेटा जी किसी से क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से इंटरव्यू के दौरान, और उससे ये पूछा गया था इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा था यार इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन में कीटोनिक है और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। गलत था आंसर। इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा जी, यहां पर मैम प्रेजेंट है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल फर्दर कैटेगराइज्ड एल्डिहाइड कीटोन्स में है ना, तो बेटा पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है भी या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम इसकी रिएक्शन दो पर्टिकुलर चीजों से करवाते हैं, एक होता है हाइड्रोक्साइलमाइन और एक होता है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, आ जाओ भाई। थर्ड जो हमारे पास है भी मैम, ये जब HCN के साथ रिएक्ट करता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, तो बेटा क्या देता है यहां से मैम, यहां से ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, यहां से साइनोहाइड्रिन प्रोड्यूस होगा। और अगर मैम ये रिएक्ट करता है NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, ऑक्साइम बनाता है। ये दोनों ही रिएक्शंस क्या बताती है भी आपका यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आइए इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अभी मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखना चाहती हूँ, इस CHO को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। कैसे बेटा, देखो C डबल बॉन्ड OH, बाकी चीजों को ऐसे ही लिख देते हैं, CHOH 4 टाइम्स है, CH2OH है। बेटा मैंने इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाई। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है ना। तो मैम जब मैंने इसके साथ करवाई, ये पॉजिटिव है बेटे, ये नेगेटिव है। आपको याद आ रही है रिएक्शन एल्डिहाइड में आपने पढ़ा था पहला ही केस, एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा था HCN वाली रिएक्शन। बेटा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बच्चा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये CN नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव इस पॉजिटिव पर आएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है तो ये ऑक्सीजन पर क्या कर जाएगा जी, ब्रेक कर जाएगा। हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास यहाँ कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से लगा है, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव जुड़ गया और ये CN भी इससे अटैच हो गया। बाकी की चीजें वैसे की वैसे लिख दो, CHOH4 CH2OH। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन कहलाता है। हमने एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी। यानी अगर मैम ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मैम, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है जी, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जी अगले यहाँ पर केस के अंदर, बात करते हैं बच्चा यहाँ अगले केस के अंदर जिसका नाम है हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ अगर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ एक रिएक्शन कैसे होती है, पहली बात इसको समझो। हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH है, CHOH 4 टाइम्स है, CH2OH है। मैंने इसकी रिएक्शन इस बार किसके साथ करवाई है, NH2OH के साथ। ये आपको याद आ रही है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे पढ़ा था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा याद करो, वाटर मॉलिक्यूल को हमने रिमूव किया था, तो बेटा यहाँ से इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से था, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, ये पूरे ग्रुप को यहाँ जोड़ दो NOH और फिर आपके पास आएगा CHOH 4 टाइम्स,
CH2OH। बेटा ये बन गया ऑक्साइम। ये अगर प्रोडक्ट बन रहा है दैट मींस यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप था तभी रिएक्शन हो पा रही है। ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके सीयूईटी के पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा, ऑक्साइम पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि मैम अगर हम ये दोनों प्रोडक्ट मिल पा रहे हैं, हमें यहाँ से साइनोहाइड्रिन, हमें यहाँ से ऑक्साइम मिल पा रहा है, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप। तो अभी तक मैम हमने एक चीज देखी भी, ग्लूकोज के अंदर मैम 6 कार्बन एटम्स है, 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं। दूसरी चीज हमने देखी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप है। अब हम ये देखेंगे भी वो कार्बोनाइल ग्रुप है कैसा, वो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, क्या वो एल्डिहाइड है, क्या वो कीटोन है। चलिए अगले पेज पे, डन है जी, नोट कर लो। अगले पेज पे चल सकते हैं तो नोट कर ले बेटा। अगले पेज पे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बेटा, डन है बच्चे, ओके। चलो अगले पेज पे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, क्या ये एल्डिहाइड है, क्या ये कीटोन है, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या बोला, अगर बेटा यहां पर हमारे पास पहली बात तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, अगर यहाँ पे मैम एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो बेसिकली हम इसकी रिएक्शन ना ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं। किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये खुद को फटाफट से कन्वर्ट कर लेगा किसके अंदर बेटा, ये फटाफट से खुद को कन्वर्ट कर लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में। किसमें भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, CHO की जगह पे COOH आ जाएगा, फिर है CHOH 4 टाइम्स, और फिर है बेटा CH2OH। यानी कि मैम ये जो हमें प्रोडक्ट मिला इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। और ये कंफर्म करता है भी यहां कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, तो यहां पर प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या प्रेजेंट है बेटे? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर। क्लियर हुआ सभी को पक्का से? ठीक है, फाइन है जी। क्लियर हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म करने के लिए हमने HCN के साथ और NH2OH के साथ रिएक्शन कराई। एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए हमने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई। अब बेटा ये कंफर्म हो गया कौन सा ग्रुप है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ पे मैम आपने बोला था अभी पॉलीहाइड्रोक्सी होता है नेचर में, है ना, एक से ज्यादा OH ग्रुप्स होते हैं। कितने OH ग्रुप्स हैं इसको समझते हैं। ठीक है, चले आगे, चले बेटा। चलो बेटा देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप मान लो ऐसे लगा है, ये CHOH जो है 4 टाइम्स है, दिस इज CH2OH। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। बेटा जब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है ना, एक चीज याद रखना, आपको वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद है? एस्टर वाली रिएक्शन याद आ रही है? एस्टर वाली क्या होता है? एस्टर वाली रिएक्शन में मैम जो अल्कोहल था उसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, बिकॉज अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एवरीवन, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ जहां जहां अल्कोहल तुम्हें दिख रहा है वहां वहां उसका OH बॉन्ड तोड़ दो। अब एस्टर बनाने के लिए मैम OR तो है, OR तो है, R C डबल बॉन्ड हो चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, तो बेटा ये हिस्सा इससे जुड़ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये CHO वैसे का वैसा, ये CHO है, यहाँ पर कौन जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। ये एस्टर बन गया। देखो यहाँ पे कितनी बार है मैम? 4 बार है। फिर बेटा यहाँ CH2O है, क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है मुझे, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है मुझे? ये बता रहा है भी मैम यहाँ पर कितने OH ग्रुप्स है? मैम 4 यहाँ पे थे, 1 यहाँ पे था, 5 था जो रिप्लेस हो गए उससे। यानी कि यहाँ पर मैम टोटल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। पेंटा एसिटेट बन गया है, यहाँ 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। पॉलीहाइड्रोक्सी है तो 5 OH ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा? एक बच्चा है मेरे नाम से ही और उससे सारे बच्चे बात कर रहे हैं क्लास में। बेटा आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज पढ़ लो और पढ़ने दो, समय नहीं है बेटा। ये बातें आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है? आई वुड से मेरी क्लास में परेशान मत करो यार।
ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया। अच्छा, अब ये देख लिया हमने भी 5 OH ग्रुप्स हैं। अगर मान लो मुझे ये देखना है भी ये जो पांचों के पांचों OH ग्रुप्स हैं ये कैसे हैं, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगी मैं? ये जो पांचों के पांचों OH ग्रुप्स हैं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी? चलूं अगले पेज पे, आखिरी रिएक्शन है बेटा, अगले पेज पे चलूं, ग्लूकोज के एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी रिएक्शन है बेटा, चले चलिए अब देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH है। अब मैंने अगर इसकी रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ बेटा और मैंने हीट किया, पता क्या होता है? देखो पहले क्या हो रहा था, ब्रोमीन वाटर में अकेला CHO ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट हो रहा था, बट जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, मतलब अल्कोहल वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों बेटा जी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चा कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर COH आ जाएगा, फिर हमारे पास है CHOH 4 टाइम्स, फिर हमारे पास COH आ जाएगा। बेटा इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ये क्या कंफर्म करता है? ये कंफर्म करता है भी एल्डिहाइड तो देखो कन्वर्ट हुआ ही हुआ, ये अल्कोहल जो कि प्राइमरी है ये भी कन्वर्ट हो गया, यानी इस कंपाउंड में बेटा 1 डिग्री अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसी के साथ बेटा जी एविडेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। इन्हीं एविडेंसेस में से आपको कोई ना कोई एक एविडेंस आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइन है बेटा जी। चले, हाँ बेटा इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, डन है बेटा। मैं देख लेती हूँ, मेरे को GAT की क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने अपनी क्लास लगवा रखी है तो आई डोंट फील भी सर की क्लास आज होगी, बट स्टिल मैं एक बारी आइडिया जरूर ले लेती हूँ भी आपकी क्लास है या नहीं है। नहीं तो फिर अपन अपनी तो क्लास लगाएं भाई, सर को कहेंगे कल ले लेंगे। ठीक है, पता नहीं भाई, अभी तक तो देखो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास? चलो आगे बढ़े बेटा, एविडेंसेस कंप्लीट हो गए, तो एविडेंसेस एक बार फिर से रिपीट करूंगी बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। राजे देखो, पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी बात HI के साथ हीट करेंगे, लंबे समय तक हीट करेंगे, N हेक्सेन मिलेगा जो हमें ये शो करता है भी हर कार्बन आटम जो है स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 6 कार्बन आटम्स है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें ये देखना है भी इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो या तो आप इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाओ, साइनोहाइड्रिन बनेगा, या NH2OH के साथ करवाइए जी, वहां से हमें ऑक्साइम बनेगा। दोनों ही केसेस में बेटा जी हमें ये पता चलता है भी यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद बेटा जी हम आगे चलते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अच्छा एक और बात, बहुत सारे बच्चे ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रोमीन वाटर और HNO3 वाली रिएक्शन में, और पेपर में रिएक्शन आती है, प्लीज मार्क माय वर्ड्स भी मैम एल्डिहाइड की कंफर्मेशन के लिए क्या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है या HNO3 के साथ। तो कंफ्यूजन नहीं करनी है बच्चे, यहां पर आपको ध्यान रखना है भी जब भी हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है जो एल्डिहाइड की कंफर्मेशन हमें देता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एसिडिक एसिड के साथ अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से ये कंफर्म होता है भी पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि कंपाउंड के अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा हमारे पास आता है भी HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो वहां पर सैक्रिक एसिड मिलता है विच कंफर्म्स भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट था। एविडेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूं विद द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज का बेटा स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं, भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। स्ट्रक्चर वाला पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब हम शुरू करेंगे बेटे स्ट्रक्चर वाले पार्ट से। स्टार्ट करें। एक मिनट दो मुझे, मैं आपकी जीएटी की क्लास कंफर्म कर देती हूँ भी है या नहीं है। आप इतने में इसको नोट कर लो। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं आपकी क्लास का ही पूछ रही हूँ। आपकी जीएटी की क्लास स्टार्ट हुई है या नहीं? हाँ जी बेटा जी, तो आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है जीएटी की, है ना? सॉरी, माय बैड। शायद कोई मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है बेटा, इसीलिए लगातार आज आपकी 3 क्लासेस ये ऐसे अलाइंड है। नो नीड टू वरी, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अगेन अ सेशन। मैं पहले से अभी सेशन अलाइन कर दूंगी और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सेकेंड लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रह गया है विल बी कवर्ड इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? आप लोग अब अपना नेक्स्ट लेक्चर करिए आराम से, ठीक है? 2 क्लासेस हैम्पर नहीं हम करने देंगे, आप जा सकते हो, अगली क्लास देख सकते हो। ग्लूकोज के एविडेंस तक मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे का पार्ट बेटा जी मोस्टली स्ट्रक्चर है और उसके बाद थ्योरेटिकल सेगमेंट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अपना ख्याल रखो, बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा प्लीज। लेकिन इतना कहूंगी, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारा कुछ रिवाइज करके आना, प्लीज प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। अपना ख्याल रखो जी, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।